हेलो एवरीबॉडी। सो HS22 के डी रॉ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड सेशन लेने वाले हैं। इसमें फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उससे भी पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आपका जो PDF जो आपको मिलेगा वो हमारी ऐप के HPS प्रीलिम्स के सेक्शन में, जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज वाला जो पोर्शन है उसमें आपको PDF मिल जाएगा। तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ये मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में आपको मिलता है। ठीक है, हेलियोडोरस नाम का एम्बेसडर था जो कि एक इंडियन राजा की कोर्ट पे आया था। इसको भेजा था अंत्याल्की दास नाम के रूलर ने, और इस पिलर में इसने गरुड़ ध्वज बनाया हुआ है। गरुड़ एक लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड एक लेजेंडरी बर्ड है जिसका सिंबल वैष्णविज्म में, हिंदुज़म में माना जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग इसने पिलर बनाया था। ठीक है, उस पर वासुदेव भी लिखा हुआ है कि डैट मीन्स ये इनको कहीं ना कहीं इनमें विश्वास रखता है, जो कि एक्चुअली में एक ग्रीक आदमी है हेलियोडोरस। ठीक है, और सेकंड है कि इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के ऑफिसर ने 1877। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, कि गरुड़ स्टैंडर्ड ही इसने बनवाया था विदिशा में। ठीक है, और दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि बहुत ही एक प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं इंडिया के, उन्होंने 1877 में इसको डिस्कवर किया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगा और वसुबंधु ये दो लीडर्स थे, ये किस धर्म या सेक्ट से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? योगाचार। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि योगाचार और माध्यमिक दोनों ही बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, स्पेशली महायान बुद्धिज़्म। अगर हम महायान बुद्धिज़्म की बात करें तो असंगा और वसुबंधु ने योगाचार फॉर्म ऑफ महायान बुद्धिज़्म को स्टार्ट किया। अगेन योगाचार का हिंदुज़्म से रिलेशन नहीं है। ठीक है, योगा फिलॉसफी हिंदुज़्म में अलग है और योगाचार बुद्धिज़्म का जो सिस्टम है वो अलग है। तो योगाचार का यहाँ पे मतलब है कि मेडिटेशन और योगिक पोस्चर्स को बुद्धिज़्म के साथ रिलेट करके जो हम स्पिरिचुअलिटी को पाने की कोशिश करते हैं वो चीज़। तो योगिक प्रैक्टिसेस यहाँ पे बुद्धिज़्म की शेप में आती हैं, मेडिटेशन और वो सारी चीज़ें जो योगा फिलॉसफी में आपको मिलती हैं, बट इसका रिलेशन बुद्धिज़्म से है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। माध्यमिक एक और स्कूल है जो बुद्धिज़्म का है, महायान बुद्धिज़्म का। इसको स्टार्ट करने वाले थे आर्यदेव। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं इसके साथ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक सिस्टम के हिसाब से स्त्री धन किसको कहा जाता है? ठीक है, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वेमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते थे, लेडीज़ को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता था। तो स्त्री धन एक ऐसी चीज़ थी जो लेडीज़ की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। स्त्री धन जो कि एंशिएंट इंडिया में एक प्रैक्टिस थी कि लेडीज़ का ही होगा और ये जो हक है उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्त्री धन में आता है, कौन सा नहीं आता है। तो पहला है वेल्थ गिवन टू द ब्राइड बाय द कजन्स एंड रिलेटिव्स ऑफ हर पेरेंट्स। तो स्त्री धन में लड़की के पेरेंट्स, कजन्स भी गिफ्ट दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड है वेल्थ दैट इज़ गिवन बाय द हस्बैंड। अगर हस्बैंड सेकंड मैरिज कराए पहली बीवी को सेटिस्फाई करने के लिए, ये भी स्त्री धन में ही आता है। थर्ड है वेल्थ रिसीव्ड बाय द वुमन फ्रॉम हर फादर मदर आउट ऑफ लव और अफेक्शन। कि घर परिवार के किसी भी मेंबर से अगर वो कुछ भी गिफ्ट ले रही हैं आउट ऑफ अफेक्शन, ये तीनों जो डैट मीन स्टेटमेंट्स हैं ये स्त्री धन में आती हैं। तो कहने का मतलब जो स्त्री धन है बहुत ही एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि शादी के दौरान या शादी से पहले या बाद जो लड़की है किसी से भी गिफ्ट ले रही है वो स्त्री धन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें डी करेक्ट आंसर होगा। सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शाकाज वर रेफर्ड टू एज टोचारियंस। ठीक है, सेकंड है वीमा कादफिसेस वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। थर्ड इज देवपुत्र का टाइटल कनिष्का के पास था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा क्योंकि यू चाई जो ट्राइब्स थी, जो कुशानास भी जिसको हम बोलते थे, उनको टोचारियंस कहा जाता था, शाकास को नहीं। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकंड है वीमा खातपिसेस जो कि अगेन कुशाना थे, यूचाई थे, वो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। ये एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि उनके कॉइन्स पे लॉर्ड शिवा और त्रिशूल का हमें जो सिंबल है वो विजिबल है, हमें दिखता है।
और थर्ड है कि देवपुत्र का जो टाइटल है वो कनिष्का ने लिया हुआ था और कुशानास का ये फेवरेट टाइटल्स में से एक था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन 2 एंड 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आंसर होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, नानाघाट और नासिक इंस्क्रिप्शन कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, नानाघाट और नासिक दोनों ही महाराष्ट्र वाली साइड पे पड़ती हैं। ठीक है, और इसका जो रिलेशन है वो सातवाहनास से है। इन दोनों ही इंस्क्रिप्शंस में सातवाहनास की विक्ट्रीज़ की बात की गई है, जब उन्होंने शाकास को हराया और बाकी रूलर्स को हराया, तो अपनी विक्ट्रीज़ की गाथाएं यहाँ पे बात की गई है। तो इसका जो रिलेशन है वो सातवाहनास से है, स्पेशली गौतमी पुत्र जो कि सबसे प्रोमिनेंट राजा थे सातवाहनास के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये इंडो ग्रीक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। जो इंडो ग्रीक्स थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल, ये सारे मेटल्स के कॉइन्स बनाया करते थे। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, इंडिया में अगर गोल्ड कॉइन्स किसी ने इशू किए फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कुशानास ने किए। इंडो ग्रीक्स ने इंडिया वाली साइड गोल्ड कॉइन्स नहीं इशू किए। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि जो भी इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स होते थे उन पे जो भी लिखाई होती थी वो खरोष्टी और ग्रीक में लिखी होती थी। ये भी सही है, क्योंकि इंडो ग्रीक्स का जो रूल था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले रीजन में। वहाँ पे ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी लिपि नहीं चलती थी। तो वहाँ पे खरोष्टी और ग्रीक, खरोष्टी ईरान से आई हुई स्क्रिप्ट थी और ग्रीक क्योंकि ग्रीक्स वहाँ पे रहते थे, तो ये दो स्क्रिप्ट्स वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे फिर से करेक्ट होंगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ 1 and 2। हम सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब एंशिएंट इंडिया ट्रेड के बारे में हम 3 स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि मथुरा था, इट वॉज फेमस फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ नेम्ड शताका। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मथुरा पहले बहुत ही एक प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था, ट्रेड रूट पे भी लाई करता था, और यहाँ का स्पेशल एक कपड़ा था शताका करके, जो कि फ़ॉरेन में काफ़ी फेमस था और जो इंटरनल और फॉरेन ट्रेड दोनों में इन्वॉल्व था। सेकंड है गाधिका वॉज एन एंशिएंट इंडियन टर्म यूज फॉर ब्लैक स्मिथ्स। और थर्ड है कमारा जो टर्म थी वो परफ्यूमर के लिए यूज़ की जाती थी। अब ये दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगी। कमारा असल में ब्लैक स्मिथ को कहते थे और गाधिका हम कहते थे एक्चुअल में जो परफ्यूम बनाते हैं। इनफैक्ट जो गांधी कास्ट है वो पहले परफ्यूम बनाने से के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए गाधिका जो है वो परफ्यूम के साथ उसका रिलेशन है। तो इसका आंसर यही होगा कि इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, विंध्या शक्ति वन वॉज द फाउंडर ऑफ द वक्टका डायनेस्टी। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, वक्टका डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन है ये। विंध्या शक्ति वन नाम के रूलर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द वक्टकाज हैड मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द राष्ट्रकूटास। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इनका जो मैट्रिमोनियल रिलेशन था वो गुप्तास के साथ था, जो कि फेमस है। ठीक है, चंद्रगुप्त II की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, इसका बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। प्रभावती गुप्ता की शादी वक्टका राजकुमार से हुई थी, लेकिन वक्टका जो राजकुमार थे उनकी डेथ हो गई, इसलिए प्रभावती गुप्ता ने ही इस डायनेस्टी के ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल किया और इसके ऊपर राज किया। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट ए विल बी करेक्ट और ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। भावभूति जो कि बहुत ही महान संस्कृत राइटर थे, उन्होंने इनमें से कौन सा प्ले या कौन सा जो वर्क है लिखा हुआ है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा मालती माधव। ठीक है, शिशुपाल वध नहीं लिखा, ऋतु संहार नहीं लिखा। ठीक है, दानदीन एक यहाँ पे पोएट का नाम था, ये वर्क का नाम नहीं है, ये भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, जो मालती माधव है इसको इंडिया का रोमियो जूलियट भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इट हैज़ एन हैप्पी एंडिंग। ये एक हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, इसके ऊपर मूवी भी बननी चाहिए। और अगर हम इस मालती माधव की बात करते हैं, इस लव स्टोरी में आपको हॉरर, थ्रिल्स और एट द एंड में एक हैप्पी एंडिंग सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही एक प्रोमिनेंट संस्कृत राइटर जो भावभूति थे, उन्होंने ये ब्रिलियंट लव स्टोरी लिखी थी मालती और माधव के बीच में।
ठीक है, सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिशुपाल वध जो है वो माघा नाम के राइटर ने लिखी हुई है। ठीक है, तो महाभारत का में जो लॉर्ड कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं उसके बारे में है। थर्ड जो पोएम है ऋतु संहार, ये कालिदास ने लिखी हुई है। और दानदीन एक राइटर का नाम है, किसी वर्क का नाम नहीं है। ठीक है, तो इसमें बी आंसर होगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी taught 6 major Buddhist schools and philosophies such as योगाचारण, सर्वस्तिवाद। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। नालंदा महाविहार में जितने भी बुद्धिस्ट स्कूल्स मेजर थे उनकी स्टडी यहाँ पे करवाई जाती थी, तो एकदम सही स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड है फाशियान, शुआनज़ैंग और यी जिंग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो तीनों यहाँ पे जिनका नाम मेंशन किया है, ये तीनों पिलग्रिम्स थे, चाइनीज़ पिलग्रिम्स, चाइना से ट्रैवलर्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी करने आए हुए थे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, जो फाहियान थे वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे और उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बनी हुई थी। तो शुआनज़ैंग और यी जिंग तो यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फाशियान नहीं आए हुए, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी जो आंसर होगा वो वन ओनली ही होगा, ए विल बी इट्स करेक्ट आंसर। अब 11th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इनमें से कौन सा पॉटरी स्टाइल जो है वो इंडियन किंगडम्स रोमन एम्पायर से इंपोर्ट करते थे। वैसे तो इंडिया ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता था, इंडिया चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था रोमन एम्पायर को, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिर भी इंडियंस इंपोर्ट किया करते थे। स्पेशली अगर हम वाइन या फिर अगर हम अंग्रेज़ी शराब की बात करें, वो काफ़ी रोमन एम्पायर से इंडिया में आया करती थी। तो स्पेशल जो पॉटरी है डैट इज़ एरेटाइन वेयर। एरेटाइन वेयर एक स्पेशल पॉटरी है जो रोमन एम्पायर से इंडिया में आया करती थी। ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, NBPW, ये दोनों ही इंडियन पॉटरीज हैं जिनका फॉरेन ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गुप्ता एज के दौरान जो प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर बात करती है। इनमें से कौन सी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस गुप्ताज एज के दौरान मौजूद थी। तो तीनों स्टेटमेंट हम इसमें देखते हैं। पहला है द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, दूसरा है कंपोजिशन ऑफ पुराणास, तीसरा है प्रेवलेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो पहला है कि यहाँ पे सती सिस्टम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस गुप्तास के टाइम पे आता है, ये बात एकदम सही है। ये जो घिनौनी प्रैक्टिस है उसका जो एविडेंस है, जो सबूत हमें ईरान नाम की जगह से मिलता है जो कि MP में है, और ये गुप्तास के ही दौरान पहला सबूत आता है कि डेफिनेटली किसी न किसी को सती किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज़ कि पुराणों का जो कंपोजिशन है, जैसे विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, वो इनके टाइम पे हुआ, ये भी सही है। पुराण जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पुराण हैं वो गुप्तास के ही टाइम पे कंपोज किए गए। एंड थर्ड है द प्रेवलेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फाहियान जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबल्स की कंडीशन क्या है। उनको गांव में भी घुसने नहीं दिया जाता और उनकी हालत काफ़ी बदतर है, ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगी, सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13th है संगम लिटरेचर से रिलेटेड। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। कोरकाई वॉज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट चोलास, यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एंशिएंट चोलास की जो कैपिटल थी वो क्या थी, इट वॉज उरैयूर। उरैयूर उनकी कैपिटल थी, ठीक है। और कोरकाई एक्चुअली पांड्यंस का पोर्ट था, जो पांड्यन राजा थे उनका पोर्ट था। सेकंड क्वेश्चन सेकंड जो स्टेटमेंट है उसी के रिगार्डिंग है कि जो पांड्यन पोर्ट है वो पर्ल्स के रिगार्डिंग बहुत फेमस था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जो साउथ इंडिया के एकदम साउथ इंडिया में अगर आप चले जाओ, उनके शोर्स पे, उनके पोर्ट्स पे ये जो पर्ल्स हैं, जो मोती वगैरह हैं, वो काफ़ी ज़्यादा माइन किए जाते थे। तो पांड्यन पोर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस था पर्ल्स के लिए। थर्ड है द संगम एज पोएट्स वर नॉट फेमिलियर विद महाभारत एंड रामायण, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। संगम एज पोएट्स को महाभारत और रामायण की जानकारी थी, हालांकि साउथ इंडिया में अगर हम संगम कल्चर की बात करें
उनके पास अपने उनके एपिक्स भी थे, अपने कल्चर वाली बातें भी उनके पास थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सीलापद्दिकरम, जो कि साउथ इंडिया का सबसे, स्पेशली तमिल कल्चर की अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट एपिक माना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत होंगी, 2 इज़ द ओनली करेक्ट, सो बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, ये फिर से संगम कल्चर के ही ऊपर क्वेश्चन है। द वर्शिप ऑफ मेमोरियल स्टोन्स डेडिकेटेड टू द वॉर हीरोज वॉज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द संगम सोसाइटी, और इन स्टोन्स को क्या कहा जाता था? संगम कल्चर में जो एक बहुत ही ख़ास बात थी वो ये थी कि वो अपने हीरोज़ की वर्शिप करते थे। उन हीरोज़ के लिए जो भी शहीद हुए हैं या कोई बाहुबली टाइप जो बहुत ही लेजेंड्स हैं, उनके स्टोन्स वर्शिप किए जाते थे, और उन स्टोन्स को क्या कहा जाता है, ये सवाल में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नड्डुकल। नड्डुकल वो हीरो स्टोन्स थे जिनको संगम सोसाइटी, जो कि एंशिएंट तमिल सोसाइटी है, जिनको वर्शिप किया जाता है। ठीक है। पुक्कल को यहाँ पे फेम और ग्लोरी के नाम से जाना जाता है अगर हम टर्म्स की बात करें। कुरिंची माउंटेन्स को कहते थे, ये चीज़ आप साथ में नोट कर सकते हैं। एंड अनंकू वॉज अ मैजिकल फोर्स, ये काले जादू या फिर अंधविश्वास वाली कुछ बातें कह सकते हैं जो उनके कल्चर में हुआ करती थी। ठीक है, कि अनंकू एक ऐसी मैजिकल फोर्स है जो ख़राब हो जाए तो इंसान पागल टाइप हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये हैं श्रेणीज़ के बारे में। अब श्रेणीज़ क्या थी? श्रेणीज़ वर दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एंशिएंट इंडिया में प्रेवलेंट थी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये श्रेणीज़ इतनी पावरफुल थी कि इनके पास अपनी आर्मी थी, ये अपने नाम का सिक्का चलाते थे। इनके जो हेड्स होते थे वो राजाओं के साथ उठना बैठना होता था। ठीक है, और ये पूरा रूल्स लागू करते थे कि हमें कैसे ऑपरेट करना है, क्या हमारे रूल्स होने चाहिए। सो बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस ये श्रेणीज़ हुआ करती थी। जैसे आज हमारे पास फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ उसी टाइप की अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं हुआ करती थी। तो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो श्रेणी है वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग श्रेणी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोहे का काम करते हैं उनके लिए अलग श्रेणी, जो परफ्यूम बनाते हैं उनके लिए अलग से श्रेणी, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। सो दीज वर दी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही है, जैसे हमने भी बात की। इनके पास अपनी आर्मी थी, बिल्कुल थी, जिसको श्रेणी बल बोला जाता था। और तीसरा कि ये अपने नाम का सिक्का भी चलाती थी, हालांकि हर जगह नहीं, बट कुछ जगह पे इनका सिक्का भी ज़रूर चलता था। डैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू होंगी, सो डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट ये बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते थे, इतना पैसा और रिचनेस इनके पास थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट के महात्रा वाइन मर्चेंट्स, जो कि शराब के जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनके हेड को बोलते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। महात्रा एक विलेज चीफ को बोलते थे, एक गांव के सरपंच टाइप को आप कह सकते हैं। अष्टकुल अधिकरण एक बॉडी थी जो कि कैबिनेट की तरह काम करती थी गुप्ता रूलर के लिए। ठीक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अष्टकुल अधिकरण विलेज लेवल की एक बॉडी थी जिसमें सरपंच वगैरह होते थे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होंगी, तो डी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। तो एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछा गया है। फिर से मैं यही चीज़ दोहराता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे। अब हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज़ या फिर प्रोसेसेस किंग हर्षा से जुड़े हुए थे, जिनको हर्षवर्धन भी हम कहते हैं, जिसको लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है एंशिएंट इंडिया का। सबसे पहला है बाना भट्ट, यस, क्योंकि बाना भट्ट इनके पोएट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी, दैट इज़ हर्ष की जीवनी। सेकंड है फ्यूडल टेंडेंसीज। फ्यूडल टेंडेंसीज भी इनके टाइम पे थी। फ्यूडल टेंडेंसीज का मतलब ये है कि हर्षा के टाइम पे जो रूलर्स हैं, जो इंडियन किंग है, वो वीक होना शुरू हो गया है और डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में शुरू हो गई है।
अफसर हैं वो ताकतवर हो रहे हैं, और फ्यूडलिज्म में लैंड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़मीन की इम्पोर्टेंस हो जाती है। थर्ड है श्वेनज़ैंग, जो कि हर्षा के टाइम पे आया, ये भी एकदम सही है। ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर है हर्षा के टाइम पे आता है बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए। और हम फोर्थ इंस्क्रिप्शन देखते हैं, आईहोल इंस्क्रिप्शन, फोर्थ पॉइंट, ये भी सही है क्योंकि हर्षा को चालुक्यन राजा ने हराया था, और वो आईहोल इंस्क्रिप्शन में ये बताता है कि मैंने हर्षा को हराया, जिसका नाम था पुलकेशिन II। तो ये इंस्क्रिप्शन आईहोल नाम के शहर में मिलती है जो कि कर्नाटका में है। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट होंगे, ठीक है। तो सी ऑल वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट 2 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्ट 2 आप काट दीजिए, ठीक है। सो ये करेक्शन आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। सो इट विल बी ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज़ आप करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए 17th क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी फिर से गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। सो इसमें पहला स्टेटमेंट है, द वर्ड अमात्य वॉज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑफिसर्स, दैट इज़ ट्रू। जैसे आज हम ऑफिसर बोल देते हैं किसी भी अफसर को, पहले अमात्य जो टर्म थी वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर के लिए या फिर आम ऑफिसर्स के लिए यूज़ होती थी, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट है कि गुप्ता एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था जिसका नाम था विषय, ये गलत है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में सूबों को या प्रोविंसेस को देश बोला जाता था या फिर भुक्ति बोला जाता था। भुक्ति से नीचे अगर जिले थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनको विषय बोला जाता था। यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा एंड करेक्ट विल बी ओनली वन स्टेटमेंट, सो ए इसका राइट आंसर होगा। 19th क्वेश्चन है कि कौन से मैथमेटिशियन थे इंडिया के जिन्होंने नंबर्स को हिंदू डेसिमल सिस्टम में लिखा और सर्कल के लिए और ज़ीरो के लिए एक सर्कल इस्तेमाल किया। ये तो सबको पता होगा, जो ज़ीरो का आविष्कार हुआ है वो इंडिया में हुआ है, हालांकि ये आज तक कंट्रोवर्सी में कि आर्यभट्ट ने किया है किसी और मैथमेटिशियन ने किया, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो एक डेसिमल वाला सिस्टम होता है, एक नंबर वाला सिस्टम होता है, वो इंडिया ने उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हिंदू डेसिमल सिस्टम में नंबर्स लिखने वाले और सर्कल ज़ीरो जैसे हम सर्कल डाल के करते हैं, वो किसने यूज़ किया, डैट वाज भास्कर वन। तो भास्कर वन जो कि गुजरात के थे, बहुत ही महान एक राइटर थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पहली बार ये यूज़ किया, और ये भी गुप्ता टाइम के बाद 7th सेंचुरी के आसपास एग्जिस्ट करते थे। और इन्होंने आर्यभट्ट के कामों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और आर्यभट्ट की जो बुक थी आर्यभट्टीय भाष्य, उसके ऊपर कमेंट्री भी लिखी। सो आर्यभट्ट की किताब के ऊपर कमेंट्री लिखने वाले भी भास्कर वन ही थे, और इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया अगर हम देखें। सो मैथमेटिशियंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। सो बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सोपारा, बारबेरिकम एंड तम्रालिप्ति क्या चीज़ थे? क्या ये कॉटन टेक्सटाइल्स थी फेमस, क्या ये पोर्ट सिटीज़ थी, क्या ये बुद्धिस्ट सेंट थे योगाचार स्कूल के? तो इसमें का आंसर होगा बी, कि ये चीफ पोर्ट सिटीज़ थी एंशिएंट इंडिया की। सोपारा मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, बारबेरिकम कराची के आसपास, और तम्रालिप्ति बंगाल में। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ से इतना ज़्यादा ट्रेड रोमन एम्पायर्स और बाकी जगहों से इंडिया के थ्रू होता था, ठीक है। तो जैसे हमने पहली बात की, मैप सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पोर्ट सिटीज़ और कैपिटल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। फिर से हम हाजिर होंगे मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद एंड टेक केयर।